Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS Kelawat. देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हमने स्टार्ट की है यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी और हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर सेकंड जो है हमारे पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। देखिए स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, जो हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो स्थिर आवेशों का जो अध्ययन होता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है और हम पढ़ रहे हैं अभी गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। तो अभी तक हम इस गाउस के नियम और अनुप्रयोग पर 4 लेक्चर कर चुके हैं और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह हम पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण पर न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सतत आवेश वितरण को डिटेल में पढ़ा था, उसके बाद हमने 2 क्लासेस में इसके अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 5 जो होगा, और आज का लेक्चर में भी हम सतत आवेश वितरण पर स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो कि इससे पिछले वाले जितने भी वीडियोस हैं आपने सीक्वेंस वाइज देखे होंगे, तो आपको आज का लेक्चर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं या वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को सीक्वेंस में देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, देखो, ताकि आपको जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। देखिए ये वीडियोस जो है क्लास 12 के लिए मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूं, ठीक है। देखो हिंदी मीडियम के लिए मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि गवर्नमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफी हेल्प मिल जाएगी यहां से। देखिए नेट पर अगर आप मैक्सिमम वीडियोस देखोगे तो वो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए ही मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए ये वीडियोस हिंदी मीडियम के लिए भी बना रहा हूं ताकि आरबीएसई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए और गवर्नमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां से जो है टॉपिक वाइज सारा सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए, ठीक है। तो देखिए, और 3 या 4-5 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, उसका रीजन था कि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी थी और उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं कंटिन्यूअस वापस वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए आज का जो लेक्चर है वो एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। अब किस टाइप का, तो सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, वो कंसेप्ट आपको ध्यान में हो जाएगा तो हम ये आसानी से ये न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो अगर आपको पता हो तो अगर विद्युत क्षेत्र जो होता है, सपोज मैं यहां पर एक विद्युत क्षेत्र बनाता हूं और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र होता है वह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है वह प्लस से माइनस होती है। ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अब देखिए अगर इस विद्युत क्षेत्र में मैं किसी आवेश को रखता हूं, सपोज यहां पर मैं धनावेश रखता हूं और यहां पर मैं ऋणावेश रखता हूं, अब क्या होगा देखिए, तो विद्युत क्षेत्र अगर E है और आवेश सपोज Q है तो उस पर एक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में, वो बल लगेगा Q इंटू E। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q पर बल कितना लगता है, F बराबर QE, ठीक है। अब देखिए इस पर भी एक बल लगेगा F बराबर QE और इस पर भी एक बल लगेगा F बराबर QE। तो धनावेश पर भी बल लगेगा और ऋणावेश पर भी बल लगेगा, मगर देखो धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस इस ओर है, तो धनावेश जो होगा वह विद्युत क्षेत्र के साथ गति करेगा। देखो ये प्लस है तो प्लस और प्लस प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस और प्लस आकर्षित करेंगे, तो ये धनावेश इधर गति करेगा, इस पर इतना बल लगेगा F बराबर QE और वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, ठीक है। तो धनावेश जो होता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। अच्छा, ऋणावेश जो होगा देखो प्लस और माइनस आकर्षित करेंगे तो ऊपर की ओर एक बल लगेगा F बराबर QE और यह ऋणावेश जो होगा वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहली वाली बात यह है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कितना लगता है, F बराबर QE, ठीक है। और धनावेश जो होगा उस बल लगने के कारण वह विद्युत क्षेत्र के साथ गति करेगा और जो ऋणावेश होगा वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आवेश पर बल लगता है तो वह आवेश त्वरित होता है। देखो F इक्वल टू क्या होता है बताओ, बल लगने से F इक्वल टू ma। तो देखो A कितना हो जाएगा, F अपॉन m, ठीक है।
तो अगर किसी आवेश पर बल लगेगा तो उसमें F/m इतना त्वरण आ जाएगा। और त्वरण क्या होता है आपको पता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। अगर किसी आवेश का वेग में परिवर्तन होगा, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, वह त्वरित हो रहा है। तो अगर किसी आवेश पर बल लगता है तो वह आवेश क्या होगा, वह आवेश त्वरित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया है। एक तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है F बराबर QE, और उस बल लगने से वह आवेश त्वरित होता है। ठीक है, और धनावेश जो होगा वह विद्युत क्षेत्र के साथ गति करता है और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, m द्रव्यमान का ऋणावेश कण V0 गति से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो कण में होने वाला विक्षेपण एवं पारगमन कोण ज्ञात कीजिए। क्या कंसेप्ट है, देखो यहां पर m आवेश का एक ऋणावेश है, वह विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जैसे ही यह आवेश विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो इस पर एक बल लगेगा। आपको पता है अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, दैट इज F इक्वल टू आवेश कितना है E और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E। ठीक है, F बराबर QE, इतना एक बल लगेगा। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र अगर नीचे की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ, तो बल कितना लगेगा, माइनस से प्लस की तरफ। आपको मैंने बताया था अभी कि ऋणावेश में बल लगता है वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा तो जैसे ये आवेश इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसकी दिशा इस तरह से कुछ होती जाएगी और यह विद्युत क्षेत्र से यहां से बाहर निकल जाएगा। अब इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है विक्षेपण, मतलब देखो जब ये यहां से एंटर करा, अगर ये सीधा जाता तो यहां जाता और यहां से निकला तो यहां, एक तो ये विस्थापन निकालना है, विक्षेपण, ये दूरी निकालनी है y, तो कितना ये विक्षेपित हुआ। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है पारगमन कोण, जब यहां से ये बाहर निकलता है तो ये इसका जो थीटा है वो कोण कितना है, ये दोनों निकालना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो x दिशा में कोई बल लग रहा है क्या, बताओ। इस दिशा में कोई बल लग रहा है क्या आवेश पर, नहीं लगेगा, क्योंकि ऋणावेश पर बल तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो x दिशा में कोई बल नहीं लग रहा और y दिशा में ये बल लग रहा है, दिख रहा है आपको। तो देखो Fx है वो कितना हो जाएगा, x दिशा में बल लग रहा है 0 और y दिशा में बल कितना लग रहा है, E इंटू ई, ये दोनों बल लग रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो x दिशा में त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y दिशा में त्वरण कितना हो जाएगा, Fy/m। ठीक है, और इस कण का द्रव्यमान m दे रखा है। ठीक है, Fy की वैल्यू कितनी है, E इंटू E/m। तो ये आ गया आपके पास y दिशा का त्वरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, एक में हम x की कैलकुलेशन करेंगे, एक में हम y की कैलकुलेशन करेंगे। देखो अब x की कैलकुलेशन देखो, मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अगर आपको गति का समीकरण पता हो तो एक देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इधर भी समीकरण यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये x के लिए है तो x और x, और ये y के लिए है तो ये सब y के लिए हो जाएंगे। क्लियर है। अब बताओ x में कितनी दिशा, तो x में देखो प्रारंभिक वेग, x दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है बताओ। जब ये प्रवेश करता है तब v0 वेग था, तो आपका प्रारंभिक वेग ux हो जाएगा, दैट इज v0 हो जाएगा, v0। ओके, और आपके पास x दिशा में त्वरण कितना है, ax हो जाएगा 0। ठीक है, और sx कितनी हो जाएगी, ये आपकी जो दूरी है sx, ठीक है ना, ये वाली दूरी x वाली है, ये वाली y है, तो दूरी हमारे पास हो जाएगी, उसको हम x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, sx हम ले लेंगे x, कोई दिक्कत नहीं है ना। x दिशा वाले कंपोनेंट्स देखो, प्रारंभिक वेग जो था जब उसने प्रवेश किया था, v0 वेग से प्रवेश किया था, और ये जो वेग था वो x वाली दिशा में था, तो इसका प्रारंभिक वेग v0 लिख लिया। और त्वरण इसमें, इस पर अगर कोई बल नहीं लग रहा है, fx अगर 0 है तो त्वरण भी हो जाएगा 0, और sx की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी x, वैल्यू यहां पर रख दो, sx की वैल्यू रख दो x, ux की वैल्यू होगी v0
टाइम मान लो t लगता है और पीछे ax 0 है तो ये सब हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई v0 इंटू टी। और अगर आप चाहो तो यहां पर आप टाइम निकाल के रख सकते हो, t बराबर x अपॉन v0। ठीक है, ये आपके पास टाइम मिल गया। अब ये का ये फॉर्मेट हम y में अप्लाई करेंगे। देखो तो एस y की दूरी कितनी हो जाएगी, y दिशा में कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, y दूरी कवर की है। अब देखो प्रारंभिक वेग तो सिर्फ x के लिए था, y का प्रारंभिक वेग u y तो कुछ था ही नहीं, तो u y हो जाएगा 0। और a y की जो वैल्यू है, a y की वैल्यू आपने निकाल रखी है ई ई अपॉन एम। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रख दो। एस y की वैल्यू हो जाएगी y, u y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0, ये हाफ। a y की वैल्यू आ गई अपने पास ई ई अपॉन एम, और यहां पर हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो y देखिए हमारे पास 1 अपॉन 2 ई ई अपॉन एम, और t की वैल्यू क्या देखो x अपॉन वी नॉट, तो x स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था विस्थापन का, विक्षेपण, y की वैल्यू पूछी थी ना, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। आपको कोण पूछा गया है, तो कोण कैसे निकलेगा देखो। यहां पर अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह दिख रहा आपको, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये आपके पास कोण थीटा हो गया। इस वाली दिशा को वी वाई बोल लेंगे, वी वाई गति, और इसमें अपन क्या बोल लेंगे, इसको वी एक्स बोल लेंगे। वेग ऐसे ही होगा ना, वाई में वो वेग वी वाई, एक्स में हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे x और y के लिए। ठीक है, x के लिए लगाएंगे वी एक्स बराबर यू एक्स, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता ना, तो ए एक्स टी। और ये का यह फॉर्मूला हम y के लिए भी लगाएंगे, वी वाई बराबर v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी। ठीक है, फॉर्मूला होता ना गति का समीकरण, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों में लगा लो। देखो वी एक्स कितना हो जाएगा, तो वी एक्स वी इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा हमारे पास प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको देखो दिशा नहीं पूछी ना, विक्षेपण टेन थीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा आपके पास कर्ण अपॉन आधार वी वाई अपॉन वी एक्स। तो आपको वी वाई और वी एक्स की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे वी वाई वी इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल लेते हैं ना, एक्स के लिए और वाई के लिए, दोनों के लिए। ये एक्स हो जाएगा सपोज, और ये वाई हो जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर भी लगा लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो जाएगा आपके पास x के लिए सपोज। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास y के लिए। ठीक है, तो देखो वी एक्स का वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यू एक्स प्रारंभिक वेग कितना x में v नॉट है, और त्वरण है 0, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, v नॉट आ गई। ये आपका वी एक्स निकल गया। इसी तरह से आप वी वाई भी निकाल लो। वी वाई क्या हो जाएगा बताओ, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। ठीक है, और ए वाई त्वरण कितना है बताओ, त्वरण हम निकाल चुके हैं y दिशा में ई अपॉन एम, और t कितना है बताओ, t भी हम निकाल चुके हैं x अपॉन वी नॉट। क्या निकाल चुके हैं, x अपॉन वी नॉट। ये आपके पास आ गया वी वाई। ठीक है, ये यहां पे रख दो इस टेन थीटा वाले फॉर्मूले में, और आपका पारगमन कोण, विक्षेपण कोण, ये थीटा भी आ जाएगा। देखो तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, कर्ण अपॉन आधार, यही होता है ना दिशा के लिए। तो वी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई बाई एम इंटू एक्स अपॉन वी नॉट अपॉन, ये हो गया वी वाई, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट। तो आंसर आ जाएगा आपके पास थीटा बराबर टेन इनवर्स वी नॉट, और वी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास वो दिशा आ जाएगी, या फिर वो विक्षेपण कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो पूछे गए थे क्वेश्चन। एक तो आपसे पूछा गया था ये y का मान कितना होगा, ये पूछा गया था, और एक आपसे पूछा गया था कि ये थीटा कितना है। तो सबसे पहले आपको fx 0 है, fy आपके पास e इंटू ई है, तो ax 0 आ जाएगा, और ay आपके पास ई अपॉन एम आ जाएगा। फिर एक टेबल बना लेनी है x और y के लिए। यह आपका गति का समीकरण उपयोग करना है,
एस एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यूज रखनी है, यहां से टी आ जाएगा और यहां से आपको वाई मिल जाएगा। और फिर अगर आपको थीटा निकालना है तो आप वेग के कंसेप्ट से, है ना, थीटा कैसे होता है, टेन थीटा बराबर कर्ण सॉरी लंब बटा आधा, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी एक्स की वैल्यू वी नोट आई है और वी वाई की वैल्यू हमारे पास ई एक्स अपॉन एम इंटू वी नोट आई है। ये वैल्यू यहां रखोगे और थीटा निकाल लोगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कॉपी करो। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि माना कोई धनावेश प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र में वी नोट गति से प्रवेश कराया जाता है, वी नोट का वह न्यूनतम वेग ज्ञात करो जिससे आवेश प्लेटों को पार कर जाए। क्वेश्चन समझो, ये दो प्लेटें हैं, उन प्लेटों की जो लंबाई है वो एल दे रखी है और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी डी ले रखी है। क्या ले रखी है, डी। एक प्लस क्यू आवेश को मैं जो दूरी है d/2 यहां से मैं प्रवेश करवाता हूं और मान लो इसका प्रारंभिक वेग जो होगा x दिशा में वो ले लेते हैं वी नोट। क्या दे रखा है, वी नोट गति से प्रवेश करवाएंगे। अब देखो आपको वी नोट का वह न्यूनतम वेग ज्ञात करना है जिससे यह आवेश है वो प्लेटों को पार करके, मतलब एल दूरी को पार करके चला जाए। अब यहां पर देखो जब ये प्रवेश करवाएंगे तो देखो इसका जो वेग है वो x दिशा में है, y दिशा में कोई वेग नहीं होगा। वी वाई की वैल्यू हो जाएगी अभी 0 और वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नोट। पहली चीज तो ये हो जाएगी। अब बात करेंगे हम त्वरण की, तो देखिए अब ये अगर आवेश है, मान लो ये आवेश यहां से मुड़ता है, इस आवेश पर बल, ये धनावेश है तो इस पर एक बल लगेगा F बराबर QE, F बराबर QE लगेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा F बराबर QE, क्योंकि ये धनावेश है। धनावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ लगता है। ठीक है, क्योंकि देखो इस पे धनावेश होगा प्लस क्यू, ये माइनस प्लेट उसको आकर्षित करेगी, तो इसका जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। और हमको ये भी मान के चलना है कि गुरुत्वाकर्षण बल रहित, यहां पर जो हम काम कर रहे हैं यहां पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल को 0 माना गया है। ठीक है, हम जो अभी जो गति देख रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र में गति देख रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल कितना लेकर चल रहे हैं, 0। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं बल। आप देखो कि x दिशा में तो कोई बल नहीं लग रहा है, 0 लग रहा है, और y दिशा में बल लग रहा है QE। तो देखिए x दिशा में बल कितना लग रहा है, तो Fx जो है वो है 0। अगर x दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो x दिशा में त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से देखो y दिशा में बल लग रहा है Fy बराबर QE, तो त्वरण कितना हो जाएगा, Fy अपॉन m, और मान लेते हैं इस कण का द्रव्यमान m है, ये हो जाएगा Fy की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास QE अपॉन m, ये हो जाएगा त्वरण। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। ठीक है, x और y के लिए देखो, x के लिए देखो अगर मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि x दिशा में प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग x दिशा में v नोट है, क्योंकि v नोट गति से इसको प्रवेश कराए हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें बल कितना हो जाएगा, x दिशा में 0 निकाल रखा है, त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x दिशा में दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल कितनी दूरी पार करवानी है, l दूरी पार करवानी है, तो ये दूरी हो जाएगी l, और टाइम को मान लेते हैं हम t। ठीक है, ये जो डेटा है ये y के लिए भी निकालेंगे। अब देखिए y दिशा में प्रारंभिक वेग y दिशा में नहीं है, देखो ये x दिशा से ही हमने प्रवेश करवाया, तो y दिशा में प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0। ठीक है, अब y दिशा में जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है QE, त्वरण कितना आ जाएगा, QE अपॉन m। अब मुझे बताओ y दिशा में दूरी कितनी है, कितनी दूरी पार करनी है, देखो d/2, y दिशा में सेंटर से लगाकर प्लेट के नेगेटिव एंड तक कितनी दूरी है, d/2, तो कितनी दूरी है, d/2, और टाइम तो क्या लगेगा, t लगेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो एक फॉर्मूला लगा लेते हैं गति के समीकरण से। ठीक है, गति के समीकरण से क्या फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये y के लिए है तो y के लिए कर लेंगे। अब देखो sy में कितनी दूरी है बताओ, d/2, s इक्वल टू uy में देखो uy की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस हाफ
ए वाई कितना बताओ, क्यू ई अपॉन एम, और टी आपको नहीं दे रखा तो टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये हो जाएगा डी बाई टू प्लस क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां देखो ये m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू डी क्यू ई और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम डी अपॉन क्यू ई, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई। ठीक है, टाइम निकल गया। अगर आपको टाइम निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, आपको निकालना है न्यूनतम वेग, v नॉट का वह न्यूनतम मान जिससे यह इस l लंबाई को पार करके आगे चला जाए। ठीक है, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। आप देखो तो आपकी जो दूरी होगी x वाली दूरी वो किससे बड़ी हो जाएगा, l से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पार कर जाएगा ना। ये l दूरी पार करनी है तो आपका जो आवेश होगा वो x दिशा में l से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मतलब x दिशा में दूरी sx लेता हूं मैं, क्या लेता हूं, ले रखी मैंने sx, तो sx की वैल्यू अगर l से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये पार कर जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए sx का फॉर्मूला देखो, uxt प्लस हाफ ax हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर किससे बड़ा हो जाए, l से बड़ा हो जाए। अब देखिए ux की वैल्यू कितनी है, ux की प्रारंभिक वेग कितना हो गया, v नॉट इंटू टी प्लस x में त्वरण कितना हो जाएगा, 0, मैंने निकाल रखा सब, ax की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन टी, v नॉट इंटू, मुझे बताओ v नॉट इंटू टी, यहां पर देखो v नॉट इंटू टी ग्रेटर देन l। ठीक है, अब देखो t क्या हो जाएगा, l अपॉन वी नॉट, अब हमको वी नॉट निकालना है, सॉरी, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन टी, है ना। तो l की वैल्यू और t की वैल्यू क्या निकाल रखी है अपने, अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई, एम डी अपॉन क्यू ई, तो ये हो जाएगा आपके पास l इंटू क्यू ई अपॉन एम डी। इतना आपके पास अगर न्यूनतम वेग हो तो ये जो आवेश होगा ये इस l दूरी की जो प्लेटें हैं इसको पार करके आगे चला जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको v नोट का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिससे ये प्लेटों को पार कर जाए। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले आप दोनों पे बल निकाल लो और फिर हमने ux, fx, ax और s निकाल लिया, मतलब प्रारंभिक वेग, बल, त्वरण और दूरी निकाल ली। ठीक है, देखो x की दूरी ये l है और y की दूरी d/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका न्यूनतम वेग जो होगा वो इतना आएगा, l अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम डी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप कॉपी कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, माना धनावेश प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में 30 डिग्री के प्रक्षेपण कोण से प्रेक्षित किया जाता है। मतलब यहां पर एक धनावेश होगा, ये आपको दिख रहा है प्लस और माइनस, बीच में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा प्लस से माइनस, और यानी प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, कितनी है, डी है। तो यहां से किसी प्लस क्यू आवेश को 30 डिग्री के प्रक्षेपण कोण से छोड़ा जाता है, मतलब ऊपर फेंका जाता है, और प्रारंभिक वेग हो जाएगा u। ठीक है, वह प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, वह प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए जिससे आवेश धनात्मक प्लेट को स्पर्श करके पुनः लौट आए। तो आपको वो प्रारंभिक वेग कितने से फेंके, देखो आपको पता है ये प्लस और ये माइनस है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है, और यहां पर अगर धनावेश है, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के साथ में बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, दैट इज क्यू ई। तो अभी आपने, और देखो इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण रहित गति है, तो आपने u वेग से इसको ऊपर फेंका, वो ऊपर जाएगा। आपको वह न्यूनतम u वेग ज्ञात करना है जिससे यहाँ स्पर्श करके वापस यहाँ पर लौट के आ जाए, तो आपको ये u वेग ज्ञात करना है। ठीक है, और इन प्लेटों के मध्य की दूरी को मैंने d ले लिया है, और मान लेता हूं कि ये हाइट हो जाएगी ना, अधिकतम ऊंचाई वाली, ये हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको आपको वह प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है जिससे यह आवेश स्पर्श करके वापस पुनः लौट आए, और यह गुरुत्वाकर्षण रहित गति है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए हमको ये h ले लेते हैं, है ना, मैक्सिमम हाइट, है ना। तो देखो h मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला होता है।
अब देखिए यहां पर जी जो होता है ये गुरुत्वाधीन है ना, गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। मगर देखो यहां पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का काम कौन करेगा? विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE। और त्वरण कितना होता है? देखो F इक्वल टू M है, दैट इज A इक्वल टू F अपॉन M। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE अपॉन और ये M। तो आपके पास यहां पर जो G है, इस G इफेक्टिव का काम, G प्रभावी का काम करेगा ये विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल जिसके कारण जो त्वरण लगेगा, दैट इज QE अपॉन M। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस फॉर्मूले के अंदर जो G आ रहा है वह G जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण है, और हमने पहले ले लिया है कि गुरुत्वाकर्षण रहित गति है, मतलब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस G का मान क्या रखोगे? आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है और वह आवेश त्वरित होता है। तो विद्युत आवेश में लगने वाले बल के कारण जो त्वरण होता है दैट इज QE अपॉन M। तो यहां पर जो G प्रभावी, यहां पर G का मान जो हो जाएगा वो QE अपॉन M हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है। देखो H मैक्सिमम मतलब ये वाली हाइट, इसको स्पर्श करके वापस आना है तो इन प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है D, तो H मैक्स की वैल्यू हो जाएगी D। U स्क्वायर आपको निकालना है, साइन स्क्वायर कितने एंगल से फेंका गया है? 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया है। 2 इंटू G का मान कितना हो जाएगा? QE अपॉन M। समझ में आ रहा है? देखिए D बराबर U स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू QE अपॉन M। ठीक है। अब देखो यहां हो जाएगा मेरे पास D U स्क्वायर इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2 और QE अपॉन M। क्लियर है? ये M ऊपर चला जाएगा तो U स्क्वायर इंटू M, 4 इंटू 2 8 इंटू QE। ठीक है। आपको निकालना है U निकालना है। क्या निकालना है? तो U स्क्वायर हो जाएगा 8 QE इंटू D अपॉन M। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √8 QE D अपॉन M। तो ये आपके पास वह न्यूनतम वेग होगा U, जिसे वह इसको स्पर्श करके पुनः यहां पर लौट आएगा। आपको गुरुत्वाधीन गति जो होती है, प्रक्षेप वेग है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपको ध्यान में हो तो वहां पर H अधिकतम का फॉर्मूला U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G होता था। U वहां पर प्रारंभिक वेग, मतलब जहां पर हम प्रारंभिक वेग जिससे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते थे, थीटा प्रक्षेपण कोण, मतलब इसके साथ बनने वाला कोण, ये हो जाएगा प्रक्षेपण कोण। और G यहां पर होता है गुरुत्वीय त्वरण, और यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का काम कौन करेगा? विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल के कारण जो त्वरण होगा दैट इज QE अपॉन M लग जाएगा इस G की जगह, और आपके पास U का मान कितना आ जाएगा? √8 QED अपॉन M आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, एज ए न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये डेरिवेशन भी होगा। अगर आप बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसको एक डेरिवेशन की फॉर्म में पढ़ना चाहिए, और अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको आपको याद रखना होगा, जो आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, तो जब मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पढ़वाया था तो उसके अंदर ये डेरिवेशन वहां पर बाकी रह गया था, तो उस डेरिवेशन को मैं अभी यहां करवा रहा हूं। ठीक है। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो हम गाउस के नियम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये डेरिवेशन के फॉर्म में भी है। ठीक है। डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी है। एक R त्रिज्या की पतली चकती है, ये R त्रिज्या की एक चकती है जिसको मैंने ऐसे रखा है, ऐसी एक चकती है, इसको मैंने ऐसे रख रखा है। ठीक है। चकती के अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु आवेश के कारण वलय से गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखो ये इसका अक्ष हो जाएगा, इसके अक्ष पर x दूरी पर आपने क्यों आवेश रख रखा है, इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी इस तरह से। ठीक है। तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? ये आवेश है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस
क्षेत्रफल का क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो आपको विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब देखिए, विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 5T का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम कर लेंगे E.ds, यही होता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आपको एक चकती दे रखी है, एक डिस्क दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक वलय लेंगे, एक पतली सी एक रिंग लेंगे और उस रिंग के अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है मैं बता रहा हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक वलय लेते हैं इस तरह से, यहां पर हम लेते हैं एक वलय। ठीक है, देखिए इस वलय की त्रिज्या, हम वलय को सेंटर से इसकी त्रिज्या मान लेंगे r, और इस वलय की जो चौड़ाई है वो ले लेते हैं dr। ठीक है, अब देखिए पहले हम इस वलय पे यहां पर लेंगे एक अल्पांश। क्या लेंगे? यहां पर एक अल्पांश ले रहा हूं ds। अब देखिए ये जो वलय है इस तरह से रखा गया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बताओ? इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बताओ? इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इधर ds, होगा या नहीं होगा? ये इस तरह से रखी हुई है, अक्ष के इस तरह से रखी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ये, और इस अल्पांश से गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखा होगी उसकी दिशा हो जाएगी कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। अब देखिए ये एंगल अल्फा ले लो, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। सबसे पहले हम इस अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम क्या कर लेंगे, देखो ये r जो है स्मॉल r, ये इस रिंग की त्रिज्या है। इस तरह से बहुत सारी अगर हम रिंगे बनाएंगे तो ये r की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां वेरी करेगी? 0 से लगाकर r की वैल्यू कैपिटल R तक वेरी करेगी, है ना? यहां से यहां तक चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वलय से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, माना वलय के अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा d phi e। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds। क्या होता है? E.ds। इसको ओपन करेंगे तो d phi e कितना आ जाएगा बताओ? EDS cos थीटा, EDS cos, और थीटा कितना बताओ? इस E और ds के बीच में थीटा जो है वह अल्फा ले रखा है। क्या ले रखा है? ये हो जाएगा EDS cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए आपको इस d phi निकालने के लिए आपको एक तो E निकालना है, एक आपको ds निकालना है, cos अल्फा निकालना। इन तीनों को निकाल के यहां पर रख देना है, आपको d phi e मिल जाएगा। और फिर उस d phi e को हम समाकलन कर देंगे r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक। देखो ये कैपिटल X जो है, यहां पर X जो है ये कांस्टेंट है, और ये जो R है ये वेरिएबल है, ये बदल रही है। स्मॉल r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कैपिटल R तक जाएगी, तो पूरा का पूरा फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं E निकालते हैं। ठीक है, देखो प्लस Q आवेश के कारण, देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस Q आवेश के कारण ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? ये x है और ये r है, तो ये हो जाएगी आपके पास x² और r²। क्लियर है? तो प्लस Q के कारण √x² r² दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो निकाल लेंगे पहले E। अब बताओ प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? आपको ध्यान होगा प्लस Q आवेश हो, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/r²। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ, और r कितना है? √x² r² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास E कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x² r²। ठीक है, और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं।
ये आ गया आपके पास डी फाई ई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब हमको निकालना है देखो डीएस। डीएस का मतलब देखो ये आपके पास जो वलय है, ठीक है, यहां देखो ये हमारे पास सपोज कोई वलय है, ठीक है, इसकी चौड़ाई हमारे पास dr है और त्रिज्या r है। अगर इसको मैं इस तरह से फैला दूं तो बताओ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr, और इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है dr, ठीक है। तो टोटल इसका ds कैसे आ जाएगा, तो इसका ds आ जाएगा आपके पास 2πr इंटू dr, यही आएगा। तो देखो ds की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2πr इंटू dr, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड मान लो। अब हमको निकालना है cos अल्फा। क्या निकालना है, cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो ये अल्फा है तो आधार हो जाएगा आपके पास x और कर्ण हो जाएगा x स्क्वायर और r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई फोर्थ, ठीक है। देखो 2, 3 एवं 4 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो डी फाई ई बराबर ई की वैल्यू कितनी आई, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू डीएस कितना आया बताओ, 2πr इंटू डी आर, और cos अल्फा कितना आया, x/√x स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या बचा वो लिख लो, तो डी फाई ई हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा q और नीचे बचा 2ε0, तो q अपॉन 2ε0, और क्या बचा ऊपर देखो x r dr, ये देखो x r dr अपॉन देखो x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर यहां पर 1 है और ये पावर हो जाएगी आपके पास हाफ, तो ये हो जाएगी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये आपके पास आ गया वो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हमको पूरी की पूरी चक्ति से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो r को क्या कर देंगे, ये इसको समीकरण नंबर ले लेते हैं 5, तो 5 को r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R तक समाकलन करने पर, ठीक है, तो डी फाई ई को हम क्या कर देंगे, डी फाई ई को समाकलन कर देंगे r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R q अपॉन 2ε0 x r डी r अपॉन x स्क्वायर r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये डी फाई ई का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा फाई ई बराबर, यहां पर हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हम क्या करते हैं, इस x स्क्वायर r स्क्वायर को हम ले लेते हैं t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम क्या कर लेते हैं, यहां कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ठीक है। ds की वैल्यू 2πr इंटू डी आर मैंने यहां लिखी थी, ठीक है, वो यहां से आई थी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखो x स्क्वायर r स्क्वायर को ले लेते हैं t स्क्वायर, ठीक है। देखो x तो कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, r बदल रही है, तो हम क्या कर लेंगे, dr अपॉन dt निकाल लेंगे। तो dr अपॉन dt निकालोगे तो x तो कांस्टेंट 0 और ये हो जाएगा r स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr और इसका हो जाएगा 2t dt, क्लियर है ना। इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2r, ठीक है, और ये हो जाएगा 2t x स्क्वायर का देखो d बाय डी आर एक्स स्क्वायर r स्क्वायर और d अपॉन डी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 0, r स्क्वायर का 2r dr और इसका हो जाएगा 2t dt, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास r dr कितना बच गया, t इंटू dt बच गया, ठीक है, ये आ गया। इसका यूज कर लेंगे यहां पर, देखो कैसे करेंगे, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R q अपॉन 2ε0। अब देखो r dr को क्या लिख लेंगे, t dt, x को रहने दो, r dr को क्या लिख लेंगे, t dt, ओके, और x स्क्वायर r स्क्वायर को लिख लेंगे t स्क्वायर, और की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब देखो यहां पर फाई e कितना आ जाएगा, q अपॉन 2ε0 को बाहर निकाल लो, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R,
ये हो जाएगा एक्स टी डी टी अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचा टी क्यूब, क्या बचा है टी क्यूब, और एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो 5e क्या बच रहा देखो, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R, एक t से t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा x भी बाहर आ जाएगा तो ये बच जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। इस x को मैं बाहर ले आया हूं ये, और एक t से ये t कैंसिल हो जाएगा तो नीचे टी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, देखो सिंपल, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं अभी, ठीक है, कर लिया कॉपी, मिटा दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या बचा है हमारे पास, 5e कितना बचा है, 5e बचा है मेरे पास qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, टी स्क्वायर की -2 dt, ठीक है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5e बराबर qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R, ये हो जाएगा -2x n+1 अपॉन n+1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 0 से लगाकर कैपिटल R तक, ठीक है। तो 5e कितना हो जाएगा बताओ, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा t की घात -1, ये बचा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 से 0, इस -1 को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो -qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और t को हम 1/t कर देंगे, t की घात -1 को 1/t, और ये हो जाएगा 0 से r। अब ये वैल्यू रखनी, देखो t की वैल्यू क्या रखोगे बताओ, t की वैल्यू क्या रखोगे, हमने क्या माना है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √x² r², यस और नो, t की वैल्यू √x² और r² हो जाएगी t की वैल्यू, यहां पर इस t की वैल्यू को रख देंगे 5e -qx 2 एप्सिलॉन नॉट 1 t की वैल्यू है हमारे पास √x² और r², 0 से r। अब आपको पता होगा यहाँ पर x कांस्टेंट है, r की वैल्यू रखनी है, एक बार 0 रखनी है ना, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो 5e देखो क्या आ जाएगा -qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार हम क्या रखेंगे, r की जगह कैपिटल R रखेंगे, एक बार हम 0 रखेंगे तो 1/√x² कैपिटल R -1/x², और इसमें 0 लिमिट रखनी आती है ना, r की वैल्यू एक बार कैपिटल R रखनी है, एक बार 0 रखनी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको सोल्व कर लो बस, 5e कितना आ जाएगा -qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/√x² r² -1/√x², ठीक है। ये आएगा हमारे पास √t की वैल्यू √r², ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5e देखो, अगर -qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/√x² r², इसको अंडर से बाहर निकालेंगे, x बच जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो पहले हम क्या करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा x अपॉन √x² r²। पहले हम क्या कर रहे हैं, x से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस चाहे बाहर ही रहना दो, ठीक है, ये हो जाएगा x। अब देखो क्या बचा हमारे पास, -q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन √x² r² -1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 - x अपॉन √x² और r², ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कहीं किसी बुक में आपको क्या दिखेगा, देखो x आपके पास क्या है, x अपॉन
एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा होगा, ठीक है ना। आधार अपॉन कर्ण एक्स अपॉन, तो इसको आप कॉस अल्फा भी लिख सकते हो। तो कहीं कहीं आपको ये दिखेगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको करना चाहिए। हमको क्या करना था, आपको एक चकती दे रखी है, इस चकती के अक्ष पर एक्स दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है और आपको इस चकती से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना था, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक वलय लेंगे जिसकी केंद्र से जिसकी त्रिज्या हो जाएगी वो आर हो जाएगी और जिसकी चौड़ाई डी आर हो जाएगी, ठीक है। हम वलय से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कुल फ्लक्स निकालने के लिए हम इस स्मॉल आर को 0 से लगाकर कैपिटल आर तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको इसको करना चाहिए, बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस लेवल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे गाउस का, जो इस चैप्टर का नाम है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, वो अब आएंगे। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सतत आवेश वितरण पढ़ा था, क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था और सतत आवेश वितरण और क्षेत्रफल सदिशों के बारे में हमने पढ़ा था और इस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक से लगाकर एडवांस लेवल तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और इसको अच्छे से कॉपी कर लो और नोट्स भी बनाते रहना। और नोट्स, बाकी वाले जो नोट्स है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। और इसको आप कॉपी कर लीजिए और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।